अरे, मेरे घोंसले में कौन आ गया? कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, मेरे पास कुछ भी नहीं है। नहीं, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास एक सोने का हार है जो तुम्हारे पति ने तुम्हें दिया था। वो हार तुरंत ही मुझे दे दो, नहीं तो इस तेज चाकू से मैं तुम्हें मार दूंगा। टोनी चिड़िया तुरंत ही वो हार उस पक्षी को दे देती है। उसे वो पक्षी नजर नहीं आता है क्योंकि टोनी का घोंसला एक पुराने से पेड़ के ऊपर था, जबकि मौसम खराब होने के कारण चांद भी नहीं निकला था कि रोशनी हो पाती। यूं वो पक्षी काले रंग की चादर के साथ टोनी चिड़िया के पुराने घोंसले में आ जाता है और उसका वो कीमती हार चुरा लेता है। परंतु वो पक्षी कौन था? टोनी चिड़िया एक पुराने से पेड़ पर घोंसले में रहती थी, परंतु उसी पेड़ पर गोरी कौवी का घोंसला भी था। उन दोनों की काफी ज्यादा दोस्ती थी। टोनी चिड़िया कोई भी भोजन बनाती थी तो वो गोरी कौवी को भी जरूर देती थी। परंतु एक रोज टोनी चिड़िया भोजन बना रही थी जब उसे दूसरे पेड़ से लूसी कबूतरी के रोने की आवाज आती है। हाय, मैं लुट गई, वो डाकू मेरे बंची को ले गया। मेरा बंची तो बहुत छोटा था, वो तो उड़ना भी नहीं जानता था। अरे, ये आप क्या कह रही हैं लूसी बहन? टोनी चिड़िया तुरंत ही लूसी के घोंसले में चली जाती है। हाँ टोनी, कल रात से मेरा बंटी गायब है। वो कभी भी अपने घोंसले से बाहर नहीं जाता था। जरूरी है किसी डाकू का काम है। अरे, ये कैसी बात कर रही हो लूसी बहन? मेरा राजू भी बहुत छोटा है, परंतु किसी डाकू ने उससे तो नहीं पकड़ा। गोरी कौवी भी लूसी कबूतरी के घोंसले वाले पेड़ पर बैठ जाती है। कोई तुम्हारे बच्चे का क्यों अगवा करेगा? उन्हें बदले में क्या मिलेगा? तुम्हारा आलसी पति तो कुछ कमाता भी नहीं है। यूं लूसी कबूतरी गोरी कौवी को काफी बातें सुनाती है। लूसी कबूतरी का पति दूसरे देश में रहता था। वो बहुत अच्छा कमाता था। यूं वो अपने जंगल का अमीर तरीन पक्षी था। सभी पक्षी जानते थे कि लूसी कबूतरी के पास बहुत ज्यादा पैसे होते हैं। लूसी कबूतरी के 5 घोंसले थे जो उसी पेड़ पर थे। उसके घोंसले भी पक्के थे, परंतु अब वो बहुत परेशान थी। मेरा बंटी पता नहीं कहाँ गया है। वो रो रही थी जब उसका मोबाइल बजने लगता है। वो तुरंत ही मोबाइल फोन उठा लेती है। गोरी कौवी और टोनी चिड़िया भी उसी के साथ होती हैं। ओए कबूतरी, तुरंत ही अपने पति को बोलो कि मुझे 2 लाख रुपए दे दो, वरना मैं तुम्हारे बंटी को चाकू से मार डालूंगा, समझी? नहीं नहीं, ऐसा मत करना प्लीज, मेरे बच्चे के साथ कुछ न करना। परंतु फोन बंद हो जाता है। लूसी कबूतरी बहुत ज्यादा रोती है। क्या हुआ लूसी जी, प्लीज बताएं कि किसका फोन था? यूं लूसी कबूतरी उसको डाकू की सारी बात बताती है। कुछ समय बाद ही लूसी का पति चाचा कबूतर भी दूसरे देश से आ जाता है। वो लूसी को काफी समझाता है और तुरंत ही 2 लाख रुपए एक बैग के अंदर डालता है। अब मुझे उस डाकू की कॉल का इंतजार करना होगा। ये उस डाकू की कॉल आ जाती है। हाँ बोलो, 2 लाख दोगे या फिर तुम्हारे बंटी को मार डालूं? नहीं नहीं, ऐसा मत करना। तुम बताओ पैसे कहाँ लेकर आने हैं? तुम ये पैसे रात को नदी के किनारे रख देना और अपने बच्चे को वहाँ से ले जाना। जैसे ही रात हुई तो चाचा कबूतर ने तुरंत ही वो पैसों वाला बैग नदी के किनारे रख दिया था। अंधेरा काफी ज्यादा था, उससे कुछ नजर नहीं आ रहा था। यूं कुछ समय बाद चाचा कबूतर को बंटी के रोने की आवाज आती है। वो जैसे ही देखता है तो बंटी कबूतर नदी के पास बैठा था, परंतु अब वहाँ से वो पैसों वाला बैग गायब था। यूं वो अपने बच्चे को उठाकर अपने घोंसले में ले जाता है, परंतु अब पूरे जंगल में फैल गया था कि डाकू सबको लूट रहा है। टोनी चिड़िया भी बहुत परेशान थी। वो उस रोज अपने घोंसले में बैठी भोजन बना रही थी जब गोरी कौवी उसके पास आती है। अरे टोनी, आज से तुम मुझे भोजन ना दिया करना, क्योंकि मेरे पति कालू को बहुत अच्छा काम मिल गया है। अब हम अपना भोजन खुद बनाएंगे। टोनी चिड़िया उसकी बात सुनकर बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि कालू कौवा बहुत ज्यादा आलसी था। वो कोई भी काम नहीं करता था। अरे वाह गोरी, ये तो बहुत बढ़िया बात है, परंतु तुम्हारा पति कौन सा काम करता है? वो लकड़ी काटने का काम करता है। गोरी कौवी तुरंत ही ये कहकर वापस अपने घोंसले में चली जाती है। अरे गोरी, कहीं उस टोनी चिड़िया को तुम पर शक तो नहीं हुआ? हाँ हाँ, कोई शक नहीं हुआ, चिंता मत करो। यूं रात हो जाती है। टोनी अपने घोंसले में सो रही होती है जब अचानक से वही डाकू पक्षी काले रंग की चादर में उसके घोंसले में आता है। वो टोनी को पकड़ लेता है। अरे कौन है मेरे घोंसले में? कौन हो तुम?
देखो मैं वही डाकू हूँ, तुम तुरंत ही अपना वो सोने का हार मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। टोनी चिड़िया उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है। वो तुरंत ही अपना वो हार डाकू को दे देती है। वो डाकू तुरंत ही हार लेकर भाग जाता है, परंतु टोनी चिड़िया उसको देख नहीं पाती क्योंकि अंधेरे के कारण उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। यूं अगले दिन टोनी चिड़िया लूसी कबूतरी को सारी बात बता देती है। पता नहीं ये डाकू कौन है, हो ना हो ये इसी जंगल का कोई पक्षी है, हमें इसे तुरंत पकड़ना होगा, वरना इस तरह तो ये डाकू जंगल के सभी पक्षियों को लूट लेगा। परंतु अब हम क्या करें? हमें कोई उपाय निकालना होगा जिससे वो डाकू हमारे जाल में फंस जाए। मेरे पास एक उपाय है, परंतु हमें जंगल के बाकी पक्षियों की भी मदद लेनी होगी। हाँ ठीक है, मैं अभी गोरी कवि को बुला कर लाती हूँ। नहीं टोनी, मुझे लगता है कि गोरी कवि उस डाकू को जानती होगी, क्योंकि उसके परिवार के सभी कौवे चोरी करती हैं। अगर हमने गोरी कवि को अपना उपाय बताया तो हम उस डाकू को नहीं पकड़ पाएंगे। ये टोनी चिड़िया लूसी कबूतरी की बात मान लेती है। वो जंगल के बाकी पक्षियों को अपना उपाय बताती है। अगली रात सभी पक्षी नदी के पार आकर छुप जाते हैं और वहीं लूसी कबूतरी के पास एक टॉर्च होती है। यूं हरियाली तोती अपने सोने के कंगन पहनकर नदी के पास बैठ जाती है। रात के इस अंधेरे में हरियाली तोती के वो सोने के कंगन काफी ज्यादा चमक रहे थे। कालू कौवा भी इसी ओर आ रहा था, परंतु आज वो बहुत ज्यादा परेशान था। आज तो मुझे कोई पक्षी नहीं मिला जिससे लूटकर मुझे कुछ मिल जाता। वो यही सोचता है जब उसे हरियाली तोती के कंगन दिखाई देते हैं। वाह ऊपर वाले, आज की रात भी मुझे माल मिल ही गया। अब देखना इस लाल चोंच वाली तोती को मैं कैसे लूटता हूँ। ये कहते साथ कालू कौवा तुरंत ही काली चादर ओढ़ लेता है और वो चाकू भी अपने थैले से निकाल लेता है। हरियाली तोती नदी के पार सोने का नाटक कर रही थी जब अचानक ही कालू कौवा उसे पकड़ लेता है और वो चाकू उसकी गर्दन पर रख देता है। अरे कौन हो तुम? मेरे पास कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है तो ये कंगन नकली है क्या? चलो जल्दी से ये सोने के कंगन उतार कर मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। परंतु वहीं दूसरी ओर लूसी कबूतरी को हरियाली तोती की आवाज आती है। लगता है कि ये डाकू आ ही गया, अब समय आ गया है इस डाकू को रंगे हाथों पकड़ने का। ये कहते साथ ही लूसी कबूतरी वो टार्च जलाकर उस डाकू पर लाइट लगाती है, परंतु यूं रोशनी के कारण कालू कौवा तुरंत ही सभी पक्षियों को नजर आ जाता है। कालू कौवा जैसे ही रोशनी देखता है तो वो तुरंत ही उड़ जाता है। सभी पक्षी अपनी जगह से बाहर निकल आते हैं। अरे लूसी बहन, कौन था वो डाकू? आपने उसे देखा? सभी पक्षी लूसी कबूतरी से उस डाकू का पूछते हैं। वो डाकू और कोई नहीं बल्कि कालू कौवा है जो सबको लूट रहा है, परंतु अब तो उसकी खैर नहीं। सभी पक्षी हैरान हो जाते हैं। इस कालू कवि को जरूर सजा मिलेगी, परंतु अब कल ही इसे पकड़कर मिट्टू महाराज के पास लेकर जाएंगे। ये सब पक्षी अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कालू कौवा वापस अपने घोंसले में आता है। चलो गोरी कवि, सबने मुझे पकड़ लिया, सबको पता चल गया कि मैं ही डाकू हूँ। कल सभी मुझे पकड़ लेंगे, हमें तुरंत ही ये जंगल छोड़कर जाना होगा। यूं कालू कौवा और गौरी कवि अपने घोंसले से निकलते हैं, परंतु बाहर लूसी कबूतरी और टोनी चिड़िया उन पर पहरा देती हैं। यूं कालू कौवा और गौरी कवि पकड़े जाने के डर से अपने घोंसले में ही रहते हैं। अब क्या करें गौरी, तुम्हारे कारण मैंने ये काम शुरू किया था। बस करो कालू, तुमने अपनी अय्याशी के लिए सभी पक्षियों को लूटा है, परंतु मैंने तो तुम्हें टोनी का हाथ चुराने का बोला था। अब मैं वो हाथ टोनी को वापस करके इससे क्षमा मांग लेती हूँ। यूं गोरी कवि वो हार लेकर अपने घोंसले से बाहर आ जाती है। वो टोनी को वो हार वापस करके उससे क्षमा मांगती है। यूं अगले दिन सभी पक्षी कालू कवि को पकड़ लेते हैं और उसे सजा के लिए कैद करके मिट्टू महाराज के पास ले जाते हैं। मिट्टू महाराज कालू कौवे को जेल में डाल देते हैं। यूं कालू कौवे को उसके बुरे काम की सजा मिल जाती है।